कि जब 1988 में 1988 में नरसिम्हा राव की सरकार ने कहा, नरसिम्हा राव उसमें प्रधानमंत्री थे, नरसिम्हा राव की सरकार ने कहा अरे हालात बहुत ख़राब हैं, और हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 अरब रुपया बचा हुआ है कि हम बाहर से चीज़ों को आयात कर सकें, और सिर्फ 1 हफ्ते का दाना पानी हो पाएगा। अब क्या होगा भारत का? 1988-89 में स्टेटमेंट जारी हुआ, अब लोग एकदम पागल हुए थे, अब क्या होगा? इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हो गया था। इन्फ्लेशन कब ज़्यादा हो जाता है? जब आपके पास फॉरेक्स कमज़ोर हो जाता है। गाजा नया उदाहरण है। गाजा में जानते हैं दूध कितने रुपए लीटर है? आज का रेट बता रहा हूँ, दूध 3,370 रुपए प्रति लीटर, प्रति लीटर। एक लीटर दूध। रीजन क्या है? भारत का तुर्की के साथ बाइकॉट रिलेशन हो गया है, इजराइल ने उधर रोक दिया है। अब आप इसको ऐसे लिंक करिए कि अगर हमारे पास आयात करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा तो हमारे यहाँ तो वस्तु व सेवाओं की कीमतें बढ़ जाएंगी नहीं। तुर्की में हालत खराब है, 50 रुपए का बेड आज 2500 रुपए का बिक रहा है, एक पैकेट। यानी सुबह शाम का चाय नाश्ता कर लिए, 1 लाख 1.5 लाख चला गया। अब जाहिर सी बात है हमारे यहाँ तो इतने लोग पैदा हुए हैं और किसके यहाँ हैं भाई? हमने 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 क्या बनाया? हमने मेला बनाया है ना, मेला, क्राउड। और उत्पादन कहाँ खपेगा? जहां मेला होगा। भाई पुष्कर मेला लगता है, राजस्थान के थार में नहीं लगता। पुष्कर मेला लगता है ना, अजमेर की दरगाह मेला लगता है। अच्छा मैं कहता हूँ आप मेला जाइए और कोई ना हो तो किस बात का मेला? और मेला मतलब सिर्फ आप चले जाइए, एक भीड़। मैंने एक दिन बताया था आपको, मेला में आप क्या देखने जाते हैं? सिर्फ भीड़। और पता नहीं लोग जाते कहाँ हैं, बस जा रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। और मेला में आप जाइए और पॉकेट में कुछ ना हो तो आप मेला जाएंगे? मेला जाने मतलब है कि आप वहाँ सड़ी सड़ी जलेबी खाने जाते हैं, हाँ बहुत गंदे गंदे चाट खाने जाते हैं, कुछ ऐसा करने जाते हैं जो अभी तक नहीं किए थे जीवन में। इसका मतलब मेला क्या है? क्राउड है, मेला एक इकोनॉमी है। इसलिए लग गया महाकुंभ का मेला। महाकुंभ क्या किया? इतने लाख करोड़ की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को दे दिया, 17 लाख करोड़ दिया कि नहीं? इंफ्रा डेवलप कर दिया। लोग ट्रैक्टर में भर भर के आए, ट्रक में भर, गधे वधे चले आए बैठ बैठ के। क्या कहते हैं भाई? अच्छा देखिए कितनी हालत खराब थी महाकुंभ में। यानी लोगों ने कहा भैया हम 25 साल इंतजार किए हैं और ये 144 साल बाद आया है, अपना घर वर बेच के आ गए सब, और कहे गंगा मैया ले लो सब हमारा। क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था ही संस्कारी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये संस्कारी अर्थव्यवस्था है, सब छीन लेगी आपसे, सब। और देखिए अभी कोई आपसे बता दे कहीं किनारे जाकर के अरे ऐसा है श्रीलंका में जहाँ रावण पैदा हुआ था, अगर वहाँ पर उसके पैर के नीचे की धूल लगा लिए IAS के अगले साल राष्ट्रपति बन जाओगे, तो आप कहें कैसे जानना होगा बताइए जरा? आप जाने की कोशिश करेंगे, आप जाने की कोशिश करेंगे कितना भी खर्चा लग जाए, क्योंकि हम लोग संस्कारी अर्थव्यवस्था में जन्म लिए हैं ना। इसका मतलब ये हुआ कि 1988 तक हालत बहुत ख़राब थे, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था और मुद्रा की स्थिति बहुत खराब थी, तभी हमें करना पड़ा मुद्रा का अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन करना पड़ा। और फिर एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है 1990 में, मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह, SMS। सरदार मनमोहन सिंह का जन्म हुआ, इन्हें अवतरित व्यक्ति कहा जाता है, इन्होंने अवतार लिया। तो कहा गया जब जब भारत में अर्थव्यवस्था के घाटे की बात होगी तब तक इनको याद किया जाएगा, जैसे श्री कृष्ण को याद किया जाता है।
यदा यदा ही धर्मस्य। अब इनका नाम लेना जरूरी है क्योंकि यही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था का शेप चेंज कर दिया, शेप ऑफ द इकोनॉमी, शेप ऑफ द इकोनॉमी। तो चेंजर के रूप में सरदार मनमोहन सिंह का नाम है। और आज तो कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ भारत में जिसके नाम में आर ना आता हो। जितने प्रधानमंत्री अब तक हुए सबके नाम में आर आता है। सरदार मनमोहन सिंह नाम था उनका पूरा। तो मैं SMS लिख रहा हूं, आप एक बार ध्यान से सोचिए, जितने प्रधानमंत्री हुए हैं अब तक सबके नाम में आर है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी नहीं बन पाई, आर था ही नहीं। राहुल गांधी बनेंगे, आपका अरविंद केजरीवाल बन सकता है, मैं बन सकता हूं कुमार मयंक। क्यों, आर है कि नहीं मेरे नाम में? लेकिन देखिए, आप संध्या हैं, आप नहीं बन पाएंगी, लेकिन आप IAS बनिए। आपको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। तो ये नेस्त्रदम का भविष्यवाणी थी बहुत पहले कि भारत के प्रधानमंत्री वही बनेंगे जिनके नाम में आर आएगा। नेस्त्रदम एक बहुत बड़ा वो था ना, फोरटेलर, बहुत बड़ा था। हालांकि पहले मैं भी विश्वास नहीं करता था, जब मैंने पूरा इसका डेटा निकाला मैंने कहा अरे बात तो सही है। HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे ना, HD देवगौड़ा, इनका नाम था हरदन हल्ली डोंडा गौड़ा, हरदन हल्ली में आ गया। IK गुजराल तो गुजराल में आ गया, इंद्र कुमार गुजराल। तो उसकी बात मुझे फिर सही लगी। फिर उसने कई सारी भविष्यवाणी की बातें बताऊंगा इसमें। नहीं वो क्या, वो कहाँ थे? चलो अब अपना खुश ना, एक असाइनमेंट दे दिया हमने आपको। देखिए, तो इन्होंने कहा, कहानी सुनो बैकग्राउंड, क्योंकि मेंस का सवाल तभी लिख पाओगे। जब तक आप बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तब तक आप अच्छा लिखेंगे नहीं, क्योंकि कुछ लिखने के लिए विचार होने चाहिए ना। ये विचार आपको यहाँ मिल रहा है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब पूरी इकोनॉमी को हमें एकदम चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने का मतलब ये है कि यहाँ से खोलिए, यहाँ से खोलिए, यहाँ से खोलिए, यहाँ से खोलिए। सबने कहा भैया खोल नहीं सकते, क्योंकि एक बार खोले थे तो लगभग 250 साल गुलाम हो गए। क्यों? बहुत सारी कंपनियां आ गई। इन्होंने कहा भैया वैसे नहीं खोलना है, हम बता रहे हैं, आप इसको इकोनॉमी को लिबरलाइज करिए। L शब्द आया, उदार करिए। उदार का मतलब क्या होता है? उदार से बना उदारीकरण। अगर कोई कहता है आप बड़े उदार हैं, इसका मतलब क्या हुआ? उदार का शाब्दिक अर्थ क्या है? दयालु। और हम लोग पहले शब्द चर्चा करने जा रहे हैं, उदार, लिबरलाइज्ड का मतलब ये होता है कि चलो ठीक है, चलो ठीक, ऐसे समझिए। आपने अपने मकान मालिक से कहा अरे सर इस बार महीने में थोड़ा सा कड़की चल रही है, आपका रूम रेंट तो 6000 है, इस बार 5500 ले लेंगे क्या? कहे चलो ठीक है, उदार है। नहीं, कभी नहीं करेगा तब तो उदार नहीं है वो, लेकिन उसने ऐसा कह दिया तो वही उदार है। लचीला, बातों को समझने वाला, उदार। और उदार का मतलब क्या होता है? कि बाहर की चीज अंदर आ जाए और अंदर की चीज बाहर चली जाए। आपके मकान मालिक ने पूछा सुबह उठ के, कल रात कौन आया था तुम्हारे रूम पर? उसने कहा अरे सर आप तो उदार हैं। कह रहे हम इतने भी उदार नहीं है, तुम चाहे जिसको भी ले आओ अंदर, जिसको ले जाओ बाहर। लेकिन उदारीकरण यही है। मनमोहन सिंह ने कहा उदारीकरण का मतलब ये हुआ कि हम 2 तरीके से उदारीकरण देखते हैं, एक बाह्य उदारीकरण और एक आंतरिक उदारीकरण। आंतरिक उदारीकरण आपको शायद पता नहीं होगा, 1990-91 के पहले भारत में बैंक तो थे, लेकिन बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट सरकार डिसाइड करती थी। लाइसेंसिंग राज था हमारे यहाँ। आप साइकिल नहीं खरीद सकते थे बिना लाइसेंस के, साइकिल का लाइसेंस होता था।
आपका भी साइकिल के नीचे गद्दी नीचे जो पाइप है उस पर देखिए लाइसेंस नंबर लिखा रहता है। टेलीफोन नहीं लगा सकते थे, गुमटी नहीं खोल सकते थे। और कहीं 4-5 लोग अगर गुमटी बैठ के बात करें सरकार को लगता था अरे कहीं कुछ बम बम मारने की बात नहीं कर रहे हैं। यानी अंग्रेजों के समय में जो कठोरता थी वो भारत में आज़ादी के बाद थी। एग्जैक्टली तो हम उतने उदारीकरण नहीं थे, उदारीकृत नहीं थे। बाहर वाली कंपनी को बड़ी शक की निगाह देखते थे। और सोचिए 1990 के आने के पहले हालात ऐसे थे कि शादियां वगैरह पड़ती थी तो लोग 2-3 महीने तक कपड़ा ही नहीं सिलवा पाते थे। और दिवाली वगैरह में क्या होता था, पिताजी एक थान नीला ले आए, एक थान सफ़ेद, और घर में 1990 के पहले एक घर में औसतन 5 से 6 बच्चे होते थे और सब वही नीला पैंट सफ़ेद शर्ट पहनते थे। समझ रहे हैं। और मुझे याद है कि हम लोग भी 4 भाई हैं और मुझे याद है एक दिवाली में सभी लोग ऐसे ही एक जैसे कपड़े पहने थे, बादामी रंग की शर्ट और काली पैंट, सब बड़े भाई साहब उनसे छोटे और सबसे छोटा मैं था, मैं भी। और फिर कोलकाता में अपना घूमने उमने गए तो 2 लड़कों ने पकड़ लिया हमें, तो बोले कि तुम अखिलेश दास के भाई हो ना। मैंने कहा अरे आप कैसे इतना सही जान गए, मैं लिखा तो नहीं हूँ कहीं। कहे कपड़ा तो वही पहने हो जो वो पहना है। पकड़ना आसान था नहीं। अच्छा ये बताइए किसी स्कूल में जो यूनिफॉर्म होता है आप यूनिफॉर्म से ही समझते हैं कि इस स्कूल के बच्चे हैं। ये हालात थे 1990 के पहले कि 4 लड़के 4 ढंग का कपड़ा नहीं पहन सकते थे। समाजवाद का प्रभाव था और सस्तापन था कि भाई एक थान ले आए, जाओ तुम भी सिलवा लो, तुम भी अच्छा बचाओ तो इसका भी सिलवा दो। ये था। इसको चेंज किया मनमोहन सिंह ने, उदारीकरण लेकर के आए। अच्छा चूंकि जब भारत में सब कुछ ऐसे ही था तो सबका अपना अपना रुतबा था, दर्जी का अपना रुतबा था। क्यों? भारत संचार निगम लिमिटेड का अपना रुतबा था, पानी वाले का अपना रुतबा था। आज सब रुतबा चूर हो चुका है। आज कोई भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल में जाकर नहीं कह रहा हमारे यहाँ फोन लगवा दीजिए। लाइन लगी देखिए सड़कों पर, चिल्ला रहे हैं जियो सिम ले लो, एयरटेल ले लो, ये ले लो, और कह रहे हैं कि ये क्या उसको बोलते हैं पोर्ट करवा लो। ऐसी हालत ऐसी हो गई है कि जो टेलीकम्युनिकेशन हम पर राज किया करता था, आज सोचिए। अरे मुझे याद है घर में फ़ोन लगा था और बंदर कभी काट देता तार तो घंटों घंटों जाके लाइन लगाते थे भारत संचार निगम लिमिटेड में। एप्लीकेशन दे के खड़े हैं, अरे सर किसी को भेज दीजिए, किसी को भेज दीजिए। मुझे याद है कोलकाता से दिल्ली हम लोग कॉल करते थे तो 3-3 घंटे पहले पिताजी आके पीसीयू में बैठे रहते थे, कहते अभी आएगा कॉल इसका, ठंडक में। और जब जिसके यहाँ कॉल करते थे फिर वो कॉल भी काट देता था। ये सब उदारीकरण के पहले की कहानी है। आप अपने मम्मी पास पूछिए, वो बताएंगे आपको कितने खराब हालात थे। लेकिन देखिए जब उदारीकरण हम लेकर के आए, हमने सरकार को लचीला बनाया, बाहर की कंपनियां घर में लेकर के आए और घर की कंपनी भी बाहर गई। हल्दीराम नाम सुने होंगे, हल्दीराम 144 देशों में आउटलेट है इसके, 144 देश में। और सिर्फ हल्दीराम पहले बंगाल में बिका करता था, कालीघाट पे। फिर गुजरात मैन्युफैक्चरिंग हो गई। और हल्दीराम एक व्यक्ति का नाम है। हल्दीराम की नमकीन आती है ना, पता ही नहीं क्या? हल्दीराम नाम है भाई ये व्यक्ति का। पहले नाम कैसे थे? ऐसे ही रखा जाता था, राम लौटन, गंगाधर, बुधई, क्यों ऐसे नाम था हल्दीराम। अच्छा पहले लोग 1990 के पहले गाँव में लोग अपने बच्चों का नाम बहुत खराब रखते थे, करिया, क्यों, जोखू, किल्लर, भक्कुर। मैंने खुद सुना है भाई ये सब नाम। और क्यों रखते थे खराब नाम?
क्यों रखते थे बताइए, कोई कॉन्सेप्ट है? करिया रखते, क्यों रखते थे? प्यार में खराबी नाम रखते, अमिताभ बच्चन रख देते। इसलिए रखते थे क्योंकि भारत में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर था कि बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। तो वो सोचते थे कि नाम खराब रखेंगे शायद जिंदा रह जाए। एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, तो पता चले जो करिया बचे हैं उसके पहले 4 गुरहर मर चुके हैं। अच्छा, पहले अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो जन्म दर भारत की बहुत ज्यादा थी ना, बच्चे जिंदा नहीं बचते थे। अब वो लोग समझते अरे भगवान ने चाहा ही नहीं। अब अगर कोई गर्भवती महिला है तो एनीमिक हो जाती थी ना, क्योंकि भाई जब आप परसों पीड़ा से गुजर रहे हैं और आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो जाहिर सी बच्चे भी मर जाएंगे। तो एक हेल्दी मदर ही तो हेल्दी बेबी को जन्म दे सकती है। ये बात आज लोग करने लगे, पहले नहीं ये बात थी, समझिए। तो इसलिए खराब खराब नाम रखते थे और उनके पीछे कॉन्सेप्ट था कि खराब नाम रखेंगे शायद ये जिंदा रह जाए। तो हम उनसे पूछेंगे पुराने लोगों से कि आपके कितने बच्चे थे, कहे 16-17 थे। कहे कितने बच्चे, कहे 3-4 बचे। तो कहे जब 16-17 किए तब 3-4 बचे, और 3-4 करते तो कोई बचता ही नहीं था, तो वंश खत्म। अब आप सोचिए, यानी आप बस ये एहसास करिए कि भारत बस आजाद हो गया था, हम अंग्रेजों से इतने वर्षों तक गुलाम थे मगर कुछ सीख नहीं पाए। अच्छा, अंग्रेजों ने भी कुछ सिखाया नहीं हमें। अंग्रेज एक ऐसे मात्र हम लोगों को मिले जिन्होंने भारत को भारत अपना नहीं समझा। क्यों? आप इतिहास में पढ़े होंगे। और उनका बस चलता ना तो जो रेलवे ट्रैक बिछवाए थे वो भी ढो के लेके चले जाते, खींचते हुए लेके चले जाते लंदन। उन्होंने रेलवे बनाया अपने फायदे के लिए, लाइब्रेरी बनाई अपने फायदे के लिए, जितने भी डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर की अपने फायदे के लिए किए। और उन्होंने कुछ सिखाया नहीं, देखिए हम लोगों को कि आप ऐसे करिए। हम लोग इतने नकलची थे, देख देख के सीख लिए कुछ, जैसे पैंट कोट पहनना सीख लिए। क्यों? और सीख लिए बेचारे, वो धोती पा गए, हम लोग अभी तक पैंट कोट पर हैं। और ऐसा सीखे हैं कि लंदन के लोग आके इस्कॉन में अब ले रहे हैं, दीक्षा शिक्षा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इतने नकलची और अड़ियल लोग हैं कि एक बार जिससे जो ले लिए दे नहीं रहे हैं। यानी ये बात सच है कि अंग्रेजों ने हमें कुछ नहीं दिया सिवाय कंगाली के, और शायद भारत कंगाल नहीं हुआ होता तो आज़ाद भी नहीं होता। अंग्रेज कंगाल नहीं होते तो जाते नहीं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तब वो जीत भले गए लेकिन वो इतना कंगाल हो गए उन्हें लगा ही नहीं कि अब कोई औपनिवेश चला पाएंगे, और इसलिए उनको भागना पड़ा। इसलिए भारत की आज़ादी के आर्थिक कारण पर नज़र रखिएगा, आर्थिक कारण। और फिर धीरे धीरे, अच्छा 2-2.5 लोग थे हिंदुस्तान में जिनकी लोग इज्जत करते थे या समझते थे। एक पूरे महात्मा गांधी जी थे, एक में जवाहरलाल नेहरू थे, 2 लोग हो गए, और आधे में वो पटेल जी थे, 2.5 लोग थे टोटल। ये जो कह दें पत्थर की लकीर। और देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो पूरा शरीर था वो पूरा पूंजीवादी था, फेबियन सोशलिज्म, फेबियन समाजवाद चाहते थे। गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वो पूरी तरीके से समाजवादी थे, शरीर से भी और आत्मा से भी। इसलिए वो मरते मरते कहेंगे कि भाई रामराज्य की स्थापना करिए आज़ादी के बाद। और गांधी जी तो मर गए, मार दिए गए, मतलब बहुत पहले ही, है ना। कितना दिन देख ही पाए बेचारे आज़ादी के बाद। कुछ और जिंदा रहते तो शायद समाजवाद को एक नई दिशा और मिलती। जैसे नेहरू कब तक जिंदा थे? 1964 तक, 64 तक थे ना। पटेल बेचारे मर गए, गांधी जी मर गए, अब एक छत्रराज नेहरू जी का हो गया। अपने तरह की चीजें हुई। ये सब मैं सिर्फ बता रहा हूँ, लिखिएगा मत कहीं मेन सेंस में कि अब लिख दिए, क्योंकि आप लोग का भरोसा नहीं है, कुछ भी लिख देते हैं। ये बस समझिए। तो 1988 तक की इकोनॉमी हमारी बिल्कुल लचर एकदम खराब थी। 1989 और 1990, और हमने उदारीकरण की संकल्पना इसलिए भी लाई क्योंकि 1980 में चीन उदारीकरण ला चुका था। ठीक है, तो उदारीकरण का मतलब ये हुआ लचीलापन,
एक दूसरे को आने जाने देना। अगर कोई आपसे पूछे कि उदारीकरण क्या है, तो आप सीधे कहिएगा लचीलापन, आपके अंदर लचीलापन हो। आपको कोई कहे कि आप ज्यादा उदारीकृत हैं तो आपको अच्छा लगेगा सुनने में। और फिर जो दूसरा शब्द आया निजीकरण, देखिए निजीकरण को लोग प्रायः किससे जोड़ते हैं? लाभ, लाभ अधिकतमीकरण से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? लाभ अधिकतमीकरण से जोड़ते हैं। हम जिसके विरोध में हमेशा रहते हैं, क्योंकि लाभ अधिकतमीकरण किसका सिद्धांत है? पूंजीवाद का। ये पूंजीवाद का सिद्धांत है। और पूंजी की विचारधारा लाभ को अधिकतम करती है। फिर सबको इससे लगाव भी है और इससे नफरत भी करते हैं। निजी का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कहा मेरा निजी मामला है, इसका मतलब क्या हुआ? मेरा खुद का मामला है, व्यक्तिगत मामला है। और हर इंसान चाहता है कि उसके मामले में कोई दखल अंदाजी ना करे। और निजीकरण का मतलब यही हुआ कि जो बाहर की विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, वो आए यहां पर बाजार का फायदा उठाएं और भारत सरकार नियंत्रण को ढीला करे। नियंत्रण क्या करे? नियंत्रण कम करे। एक शब्द तो हुआ भारत के लिए कि आप लचीले बन जाइए। दूसरा शब्द हुआ कि आप ज्यादा ज्यादा कंपनियों को आजादी दीजिए। भाई आप उनसे कहिए अपना काम करें और हमें लाभ दें। तो जैसे ही कंपनियां अपना काम करने लगी, लाभ देने लगी, तो भारत सुविधा प्रदाता से क्या बन गया? सेवा प्रदाता हो गया। सेवा प्रदाता। भारत में पानी बिकने लगा। पहले जगह जगह प्याऊ लगे थे, अब वो प्याऊ बिकाऊ हो गए। तो ठीक तो है, जैसी सुविधा वैसा शुल्क। पहले सरकार कहती थी अरे ठीक है आप जाइए, हम आपसे शुल्क नहीं लेंगे। पहले फोन उनका इतना बिल थोड़ा आता था। पूरे साल का बिल आता था लैंडलाइन का 2500 रुपये, पूरे साल का। हाँ, और सोचिए, और आपका बिल आता तो आप जाके कहते थे अरे हम बात ही नहीं किए हैं। क्या अच्छा ठीक है रोइए मत, हम 200 और कम कर दे रहे हैं। बिजली में चोरी कटिया लगाते थे, अभी भी लगा रहे हैं। कुछ नहीं, कुछ दिन बाद बिजली प्राइवेट होने वाली है। कलकत्ता में पूरी बिजली प्राइवेट है, गोइंका की। प्रीपेड है, हाँ, सब इन सारे जो स्विच हैं उस पर लगा रहेगा। और स्विच अब तो प्रीपेड मीटर भी आ गया। 10 दिन पहले प्रीपेड मीटर बता देता है कि आपकी बिजली 10 दिन बाद कटने वाली है। और सरकारी में क्या होता है? 10 महीना बाद अभी नहीं कटी है। अब बेचारे रोज चक्कर लगा रहे हैं। सरकार ने ठान लिया है कि अब हम भारत के लोगों को सुविधा तो देंगे मगर शुल्क के साथ। आज आप देखिए, जो पहले बीएसएनएल का बिल नहीं जमा करते थे, आज जियो का रिचार्ज पहले करवाते हैं फिर बात करते हैं। 1 महीने पहले करवा रहे हैं ना, एडवांस में आप रिचार्ज करवा रहे हैं। सरकार अगर आपसे एडवांस में टैक्स मांग ले तो कहेंगे पागल हो गए, पहले मेट्रो चलेंगे तब टैक्स देंगे, बिना चले दे दें। तो आप कैसे फोन में ये चीज कर रहे हैं एडवांस में? हम वे लोग हैं जो अपने गांव देहात में नवदुर्गा के समय, नवरात्र के समय चंदा पहले दे देते हैं। देते हैं कि नहीं? क्या गांव वाले बल्ली उल्ली लगा के घेर लेते हैं, कहे चंदा तो जाने नहीं देंगे। ट्रैक्टर रोक लेते हैं, गाड़ी रोक लेते हैं। एक बार तो मैं गया था टांडा अंबेडकर नगर हाँ, वहाँ सब घेर लिए हमें, हमारी कार रोक लिए। हमें क्यों रोके हैं? कहे आप नाम बताइए। हमने कहा हाँ ये नाम है। कहे आप हिंदू हैं? हम कहे हाँ। कहे चंदा दीजिए। हम कहे हिंदू हैं चंदा दीजिए, मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा है। कहे नहीं देखिए वहाँ पंडाल लग रहा है, वहाँ दुर्गा जी की मूर्ति लगेगी। मैं कहा भैया मैं दुर्गा जी खानदान से आता हूँ, कलकत्ता पश्चिम बंगाल से मैं आता हूँ। कहे आप कैसे, आप दीजिए नहीं तो हम लोग टायर पंचर कर देंगे, भी हवा निकाल देंगे।
क्या अच्छा बताइए, अगर 4 टायर पंचर कर दिए और सब में 100 रुपया लगा तो 400 रुपया हो गया, या तो उधर दीजिए या तो इधर दीजिए। ले लिए 200 रुपया हमसे, 200 रुपये ले लिया उन्होंने, मतलब लड़ झगड़ के ले लिया और चंदा देना पड़ा। और हम कहे भैया मूर्ति तो दिखा दो, कहे अभी मूर्ति आई नहीं है अभी मूर्ति भी नहीं आई है, सिर्फ कहीं ऐसे घेर दिए पर्दा वर्दा, कह रहे यहीं लगेगा मतलब ये हुआ कि हम सरकार को टैक्स नहीं देना चाहते, लेकिन हम, अच्छा सरकार ऐसे कहे कि अब आप इस रास्ते जा रहे हैं, जरा टैक्स, रोड टैक्स दीजिए, आप कहेंगे आप देंगे नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने आप को थोड़ा लचीला करना पड़ेगा। और सरकार ने कहा ठीक है, अब हम सेवा प्रदाता। अच्छा देखिए अब सरकार ने क्या किया, अपना टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट कर दिया, रिलायंस आ गया, जियो आ गया, एयरटेल आ गया, सब आ गए ना। बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं प्राइवेट, क्यों? पढ़ाई कर रहे हैं प्राइवेट। कितने प्राइवेट स्कूल कॉलेज खुल गए। अब बीएड करना कितना आसान हो गया, बस आप सोचिए बीएड हो गया एक जमाना था कि लोग बीएड की तैयारी करते थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाना है, बीएचयू में जाना है, डीयू में जाना है, अब बस सोच लीजिए। और बीटेक करने वालों को तो आचार्य प्रशांत, क्या नाम था, वेदांत जो हैं, जो आईआईएम के हैं, उन्होंने कहा बीटेक करने वाले तो एकदम गधे हैं, वो अनपढ़ हैं, उनको नॉलेज नहीं है। उन्होंने भी कल परसों वो देखा था वीडियो कि आप बीटेक कर लीजिए और पान की दुकान खोल के बैठ जाइए, बीटेक पान भंडार। ये सब कैसे हुआ? निजीकरण से, निजीकरण। और इन सबको लेकर के आपने जो पूरे विश्व में चीजें फैला दी, पूरे गांव को जो वैश्विक गांव बनाया, वैश्विक गांव, उसे कहा गया वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब होता है विश्व का एकीकरण, विश्व का एकीकरण। चलिए 1991 में ये सब चीजें अपनाई गई, आज 2025 हो गया, लगभग 35 वर्ष। यूपीएससी ने सवाल पूछा कि एलपीजी को अपनाए हुए भारत को 35 वर्ष हो गए, भारत ने क्या खोया क्या पाया? 35 वर्ष में हमने क्या खोया क्या पाया? क्या वास्तव में एलपीजी ने भारत की दिशा और दशा बदल दी, या वास्तव में एलपीजी ने भारत के लिए किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया? तो कई सेक्टर की बात करेंगे। एलपीजी का इंपैक्ट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, है कि नहीं? तीनों क्षेत्रों पर देखेंगे। तो यूपीएससी मेंस का यही 2 सवाल बनता है, एक तो ये कि एलपीजी बनाम भारत की आधारभूत संरचना, 2 सवाल है एलपीजी के फायदे और नुकसान, क्या खोया क्या पाया। और एलपीजी के पैरेलल में एक और आप स्कीम पढ़िए, उसका नाम है पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप। लेकिन हम इसको आपको पढ़ाएंगे मॉडल में, जब इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल आएगा, बीओटी आएगा, है ना, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, तब हम पीपी की बात करेंगे।